Hello everyone, my name is Rahul Kumar and I am here to teach you the polity section। तो आपके सामने दिखाई दे रहा होगा कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हम प्रियम्बल को पढ़ने वाले हैं, लेकिन प्रियम्बल को पढ़े उसके पहले हम ये देखते हैं कि पॉलिटी बेसिकली होता क्या है। ठीक है ना, किसी भी सब्जेक्ट को हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसके सब्जेक्ट के बारे में जानना चाहिए ना कि वो एक्चुअली होता क्या है। ठीक है ना, तो आप में से कोई बता सकता है कि पॉलिटी क्या होता है? व्हाट इज पॉलिटी? चलिए आप थोड़ा सा समय ले लीजिए और सोचिए कि पॉलिटी क्या होता है। ठीक है ना, और बताइए कि पॉलिटी क्या होता है। व्हाट इज पॉलिटी? सोचिए सोचिए। चलिए मैं बताता हूं कि पॉलिटी क्या होता है। पॉलिटी बेसिकली एक स्ट्रक्चर है, एक सिस्टम है जिसके थ्रू कोई भी सोसाइटी या कोई भी कंट्री पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज होता है और उसको गवर्न किया जाता है। ठीक है ना, तो मैंने यहाँ पे कीवर्ड्स बोले, आपने अगर ध्यान दिया तो मैंने क्या बोला कि ये एक स्ट्रक्चर है, ये एक सिस्टम है। ठीक है, जिसके थ्रू कोई भी कंट्री को ऑर्गेनाइज्ड होता है और उसको गवर्न किया जाता है। ठीक है ना, क्या किया जाता है? उसको गवर्न किया जाता है। ठीक है, तो मैंने यहां पे बोला कि ये एक स्ट्रक्चर है, ये सबसे हमारा इंपॉर्टेंट इसमें कीवर्ड हमारा यहाँ पे क्या है? स्ट्रक्चर है। तो स्ट्रक्चर पता है क्या होता है? स्ट्रक्चर बेसिकली एक, मतलब आप बोल सकते हैं कि कोई भी कॉम्प्लेक्स चीजें हैं, ठीक है ना, तो उसको अगर हम अरेंज कर दे तो वही तो स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो अगर अगर ये एक स्ट्रक्चर है तो कहीं ना कहीं तो उसके रूल्स रेगुलेशंस को कंपाइल किया गया होगा, कहीं ना कहीं तो लिखा गया होगा कि हाँ हम कैसा कंट्री चाहते हैं, हमारी क्या एस्पिरेशंस है, हमारा कंट्री ऐसा होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं तो लिखा होगा ना किसी किताब में तो लिखा होगा। तो कहाँ लिखा हुआ है? तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। कहाँ लिखा हुआ है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। ठीक है, आई एम श्योर कि आपके पास कोई ना कोई किताब जरूर होगी, और हर किताब का एक प्रीफेस होता है। जब उसके कवर पेज को हटाने के बाद में देखेंगे कुछ पन्नों तक उसका प्रीफेस होता है। ठीक है, उस पर देखेंगे कंटेंट लिखा होता है। बेसिकली क्या होता है? वो बताता है कि इस पूरे बुक की समरी क्या है। ठीक है ना, हम इस पूरे किताब में क्या पढ़ने वाले हैं, ये किताब किस चीज से डील करने वाला है। ठीक है ना, तो वैसे ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का भी एक प्रीफेस है। ठीक है ना, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का भी एक समरी है। तो उस समरी को क्या बोलते हैं, उस प्रीफेस को क्या बोलते हैं? तो वही हमारा प्रियम्बल है। ठीक है, वही हमारा प्रियम्बल है। तो हम इसके बारे में काफी डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है ना, मैं चाहूंगा कि आप इसे एक बार जरूर पढ़े। ठीक है ना, मैं आपको थोड़ा सा समय देता हूं, आप इसको पढ़िए। ठीक है, इसमें शायद आपको क्लियरली दिखाई दे। एक बार आप इसको पढ़िए। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into sovereign secular socialist democratic republic, ये जो 5 वर्ड्स हैं, उसके बाद जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, डेट। ठीक है, ये सारे चीजों को ध्यान में रखते हुए एक बार स्कैन करें, आप पढ़े इसे। ठीक है ना, कि ये होता क्या है। चलिए मैं बताता हूं कि प्रियम्बल होता क्या है। ठीक है ना, तो मैंने क्या बोला? प्रियम्बल बेसिकली एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है। मेरे साथ बोलिए क्या है? इंट्रो। ये एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है, ये एक फिलॉसफी है। ये किसका इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है? तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है। ठीक है, ये किसका फिलॉसफी है? तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फिलॉसफी है। तो फिलॉसफी मतलब बेसिकली होता क्या है? फिलॉसफी का मतलब बेसिकली यही होता है ना कि एक गाइडिंग प्रिंसिपल। फिलॉसफी का मतलब साधारण भाषा में तो यही मीनिंग है ना, गाइडिंग प्रिंसिपल। अगर आप देखेंगे तो हमारे कोई दोस्त आता है, ठीक है ना, और
हम जब परेशान होते हैं तो मतलब हमें गाइड करने की कोशिश करता है। अगर हमारा मूड ठीक नहीं है तो हम बोल देते हैं उसे कि ज़्यादा फिलोसफी मत झाड़ो, ठीक है ना। तो बेसिकली है क्या फिलोसफी, क्या है, तो एक गाइडिंग प्रिंसिपल्स को तो एक फिलोसफी बोलते हैं ना। तो ये हमारा फिलोसफी किसका है, ये प्रियम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का फिलोसफी है, ठीक है। दूसरी बात कि क्या हम ये बोले कि ये एक ऑब्जेक्टिव है, क्या हम बोले कि ये एक एस्पिरेशंस है, ये एक एस्पिरेशंस है, क्या हम बोले कि ये हमारा एक फेथ है, क्या हम बोल सकते हैं कि ये एक आइडिया है, ये एक ऑब्जेक्टिव है, एस्पिरेशंस है, फेथ है, आइडिया है, ये किसका है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का है, ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का है तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से हमारा क्या मीनिंग है, वी द पीपल ऑफ इंडिया का ये एस्पिरेशंस है। एस्पिरेशंस बेसिकली क्या होता है, हम अगर यहाँ पे यूपीएससी का प्रिपरेशन करने आए हैं तो हमारा क्या एस्पिरेशन है, हम आईएएस आईपीएस आईएफएस बने, ठीक है ना। तो हम चाहते हैं कि हमारा ये ऑब्जेक्टिव हो लाइफ में, हम ये बनना चाहते हैं, हमारा ये एस्पिरेशंस है। तो वहीं हमारा हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो एक एस्पिरेशंस है वो यहाँ बताता है हमारे प्रियम्बल के अंदर में, ठीक है। तो हमने देखा कि बेसिकली होता क्या है, ठीक है ना। एक बड़े ही इंडिया के फेमस जूरिस्ट है, ठीक है, जूरिस्ट थे, उनका नाम है नानी पालखीवाला। उन्होंने बोला था कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आइडेंटिटी कार्ड है, ठीक है। तो बेसिकली 13 दिसंबर 1946 को जब हमारा मतलब पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी था, ठीक है ना, तो 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू ने एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास किया, ठीक है ना। तो बेसिकली ये समरी है उसका, ठीक है, इसके बारे में आप पढ़ेंगे बाद में, ठीक है, मैं बताऊंगा कहाँ पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक आपको बेसिक सा आइडिया लग गया कि प्रियम्बल बेसिकली होता क्या है, ठीक है ना। अब हम थोड़ा सा इसको डिकोड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, मैंने आप लोग को बोला था कि इसको पढ़िए, ठीक है ना। तो पढ़ते समय में आपने बहुत सारे वर्ड्स को यहाँ पे देखा होगा, ठीक है। तो आइए हम उन्हीं वर्ड्स को अलग अलग कैटेगरी में डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। सबसे सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनको, ठीक है, इनको हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। पहला पार्ट, पहला पार्ट देखेंगे तो ये वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है ना। आइए लिखते हैं, अब मेरे साथ बोलिए कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। यहां पे वी, ये है क्या एक्चुअली, वी द पीपल ऑफ इंडिया बेसिकली ये सोर्स बताता है, ठीक है ना, कि इस कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स कौन है सोर्स, तो हम लोग हैं, इस देश का हर लोग है, ठीक है। ये क्या बताता है, सोर्स को बताता है, ठीक है। तो हम इसके सोर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है ना। अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है कि अगर इंटरव्यू में आपसे पूछे कि जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे हम जो कॉन्स्टिट्यूशन का, हम ही हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स हैं, ठीक है ना, ये लिखा भी हुआ है वी द पीपल ऑफ इंडिया। लेकिन अगर आपसे इंटरव्यू में कभी एक बोर्ड पूछती है कि इंडिया में सोवरेन कौन है, हम लोग हैं या फिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, वहां पे बेसिकली सेफ आंसर देना यही होगा कि हमारा इट इज आवर कॉन्स्टिट्यूशन विच इज सोवरेन, ठीक है ना। क्योंकि अगर सोवरेन लोग हो जाए तो वो मतलब जो भी करे वो सब कुछ जस्टिफाइड है, ठीक है ना। तो बेसिकली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही सोवरेन है, बट वो सोर्स कहाँ से डिराइव करता है, तो वो हमसे डिराइव करता है, ठीक है ना। तो पहला पार्ट हमने देखा कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, इसका क्या मीनिंग था, वो बेसिकली यही है कि वो सोर्स बता रहा है, ठीक है ना। आइए हम इसको दूसरे पार्ट को देखते हैं, ठीक है। दूसरा पार्ट में आप देखेंगे तो इन वर्ड्स को देखते हैं, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, इनको लिखते हैं, ठीक है ना।
इससे होगा क्या कि आपका इंगेजमेंट जब मेरे साथ होगा तो आपको याद होगी, आप जल्दी से इसको मतलब ज्यादा आपको रिवाइज नहीं करना पड़ेगा, आप लिखते भी चले, मेरे साथ लिखते भी चले। सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। तो आप में से कोई बता सकता है कि ये सोवरेन, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये सब जो बातें बोल रहा है तो ये बेसिकली है क्या? ये बेसिकली क्या है? तो ये फीचर ही तो है ना, ये यही तो बोल रहा है ना कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा, ठीक है ना, हमारा देश कैसा होगा। तो सोवरेन होगा, सोशलिस्ट होगा, सेकुलर होगा, डेमोक्रेटिक होगा, रिपब्लिक होगा, ठीक है ना। तो ये बेसिकली फीचर को बताता है। ठीक है, कि हमारा कंट्री कैसा होगा, ये फीचर्स को बताता है इतने ही टर्म्स में, ठीक है ना। तो हमने ये दो चीज देखा, आइए हम इसको तीसरी चीज को देखते हैं। ठीक है, तीसरा जो चीज है वो जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ठीक है ना। ये आप, मैं जब तक लिख रहा हूं तब तक सोचिए कि बेसिकली ये क्या डिफाइन करता है, ठीक है ना। थर्ड में क्या है? जस्टिस, जस्टिस, ठीक है। उसके बाद लिबर्टी एंड देन इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ठीक है। आप में से कोई बता सकता है कि ये क्या डिनोट कर रहा है? बताइए बताइए। तो मैं बताता हूं कि ये जो जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी है, ये बेसिकली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमसे प्रॉमिस कर रहा है कि यू विल गेट जस्टिस, यू विल गेट लिबर्टी, यू विल गेट इक्वालिटी, ठीक है। यहाँ ब्रदरहुड होगी, फ्रेटर्निटी होगी, ठीक है ना। तो ये बेसिकली क्या है? ठीक है, तो ये प्रॉमिस है, ठीक है, ये बेसिकली प्रॉमिस है। अच्छा, आप क्या बोल सकते हैं कि ये हमारा ऑब्जेक्टिव भी है? हाँ ऑफ कोर्स, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। हम क्या अचीव करना चाहते हैं? तो हम भाईचारा अचीव करना चाहते हैं, ठीक है। हम इक्वालिटी चाहते हैं, हम लिबर्टी चाहते हैं, हम जस्टिस चाहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव भी है। तो हमने इसको तीसरे तीन पार्टों में देखा। फोर्थ मेरे हिसाब से थोड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसके पीछे मैं आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग स्टोरी बताऊंगा, ठीक है ना। वो फोर्थ जो पार्ट है वो आप गेस कर पा रहे होंगे कि बेसिकली मैं डेट्स की बात कर रहा हूँ। ये जो लिखा है 26th डे ऑफ 1949। आइए फोर्थ में देखते हैं इसको। 26 नवंबर 1949, ठीक है। 26। अच्छा, एक चीज शायद मैंने स्टार्टिंग में 1946 बोला था जब मैं स्टार्ट कर रहा था, तो उसमें एक्चुअली 1949 होगा, उसके लिए आई एम पार्डन। 1949, ठीक है। इसके बाद की स्टोरी मैं आपको बताता हूँ कि क्या है, ठीक है। आप थोड़ा सा, मैं यहाँ पे हिस्ट्री में जाऊंगा। 1929 में 1929 में नेहरू नेहरू वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, ठीक है। उनके प्रेसिडेंटशिप में लाहौर में एक सेशन होता है। उसी सेशन में नेहरू ने ये डिक्लेयर किया कि आवर ऑब्जेक्टिव विल बी पूर्ण स्वराज। क्या ऑब्जेक्टिव होगा? हमारा ऑब्जेक्टिव जो है वो पूर्ण स्वराज होगा, ठीक है। लेकिन ये ऑब्जेक्टिव अभी कांग्रेस ने नहीं दिया था, ये नेहरू ने बोला था, ठीक है ना। और
13th नहीं, बेसिकली एक्चुअली 31st ऑफ दिसंबर को इसी साल 1929 में ही उन्होंने रावी नदी के किनारे ट्राई कलर फ्लैग को होस्ट किया था। ठीक है, तो महज इसके एक महीना के अंदर ही अंदर में, ठीक है, जस्ट विद इन अ मंथ, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं आपको जो बता रहा हूं अभी, एक महीना के अंदर में ही ये डेट था कौन सा, 26 ऑफ जनवरी 1930। ठीक है, 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने एक रिजोल्यूशन पास किया कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव होगा आज से वो पूर्ण स्वराज का ही होगा। ठीक है, तो उस दिन के बाद से 26 जनवरी 1930 को, मतलब बेसिकली 26 जनवरी को हम इंडिपेंडेंस डे के रूप में इसको देखने लगे। ठीक है, लेकिन बाद में जाकर के हमें इंडिपेंडेंस जो है वो 15 अगस्त को मिला। ठीक है, तो इसी डेट को वो रिमार्क करने के लिए, इसी डेट को सेलिब्रेट करने के लिए बाद में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी हुआ 26 नवंबर 1949 को, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रेडी हुआ, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ये डिसाइड किया कि 26 जनवरी, ध्यान दीजिएगा, 26 जनवरी 1950 से ये कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आएगा। ठीक है ना, तो उसे हम रिपब्लिक डे के रूप में भी मनाते हैं। बेसिकली इस डे को सेलिब्रेट करने के लिए हम उस डेट को 26 जनवरी 1950 को हमने चुना था। ठीक है, तो आपको एक बेसिक आइडिया लग गया होगा। लेकिन इस डे को 26 नवंबर को हम कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, आप सभी जानते होंगे। ठीक है, तो हमने एक इसके पीछे की स्टोरी समझने की कोशिश की। ठीक है, और आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। ठीक है ना, अब हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि हमने जो भी यहाँ पे टर्म्स देखे, ठीक है ना, हमने यहाँ पे क्या क्या देखा, हमने देखा सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये जो टर्म्स हैं इनका मीनिंग एक्चुअली होता क्या है। ठीक है ना, तो हम अब इसी को डिकोड करेंगे एक एक करके। ठीक है ना, तो आइए सोवरेन का मीनिंग एक्चुअली क्या होता है कि कोई भी कंट्री, किसी भी कंट्री के ऊपर डिपेंडेंसी, देखिए मतलब कि किसी कंट्री का डिपेंडेंसी ना हो। देखिए डिपेंडेंसी का मतलब ऐसा नहीं है हम आजकल ग्लोबलाइजेशन के समय में इकोनॉमिकली बहुत सारे कंट्रीज पे डिपेंड है, एक पूरा का पूरा चेन है। ठीक है ना, मैं एक्चुअली बात उसकी नहीं कर रहा हूँ। डिपेंडेंसी का मतलब है कि वो अपने डिसीजंस खुद ले सकता है। ठीक है ना, ये ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा कंट्री की वजह से वो अपने डिसीजंस नहीं ले रहा है, अपने अपने हित में वो खुद सोच सकता है। ठीक है, तो जैसे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, इंडिया किसी कंट्री का डिपेंडेंसी नहीं है, ये किसी कंट्री का डोमिनियन भी नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली हम इसको दो एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा आपको और क्लियर होगा। ठीक है ना, एक्चुअली 1968 में, ठीक है, इंडिया ने एनपीटी साइन करने से मना कर दिया। ठीक है, एनपीटी क्या होता है, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। ठीक है, ये इंडिया ने साइन करने से मना कर दिया। इंडिया ने क्या बोला कि ये डिस्क्रिमिनेटरी इन नेचर है। ठीक है, और हमारे सिक्योरिटीज को भी ये कॉम्प्रोमाइज करते हैं। हमने नो मैटर कि कितना भी बड़ा से बड़ा कोई एजेंसी है, यूनाइटेड नेशन जैसा, हमने अपना डिसीजन खुद लिया। ठीक है, हमने किसी के प्रेशर में आके कोई अपना डिसीजन नहीं चेंज किया। ठीक है ना, दूसरा, अभी 10 डेज पहले का ही एक एग्जांपल आप लेंगे तो हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने, उन्होंने एससीओ का ज्वाइंट स्टेटमेंट साइन करने से मना कर दिया। ठीक है ना, क्यों मना किया, क्योंकि वहां पे पहलगाम अटैक का मेंशन नहीं था। तो हमारा जो एंटी टेररिज्म पे एक स्टैंड है उसको वो कॉम्प्रोमाइज कर रहा था। ठीक है ना, उसको वो डाइल्यूट कर रहा था, इस वजह से उसको साइन करने से मना कर दिया। तो बेसिकली
आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि सोवरेन होता क्या है, ठीक है ना। मैंने आपको क्या बोला कि प्रियम्बल बेसिकली एक प्रीफेस है। तो प्रीफेस है तो इसका मतलब हम जितनी भी चीजें यहाँ पे देख रहे हैं इनको बहुत डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो फॉर एग्जाम्पल हम सोवरेन को कहाँ पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो सोवरेन को यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी वाले चैप्टर में हम इसको बहुत डिटेल में अच्छे से देखेंगे, ठीक है ना, इसका क्या मीनिंग है। फिलहाल आपको आइडिया लग गया होगा कि बेसिकली सोवरेन का क्या मीनिंग होता है, ठीक है। आइए हम अभी अगले टर्म को, आपको पता होगा कि अगले टर्म क्या डिस्कस करने वाले हैं, तब तक सोचिए कि क्या होता है। अगला टर्म हमारा क्या है, सोशलिस्ट, ठीक है। सोशलिज्म बेसिकली एक एक क्या है, एक आइडियोलॉजी ही तो है, ठीक है ना, जहां पे हम सोशल वेलफेयर की बात करते हैं, सोशल वेलफेयर की बात करते हैं, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ जो है किसी एक के हाथ में ना हो, ठीक है ना, वो इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, ठीक है ना, हम उसकी बात करते हैं। तो आपको बेसिकली ये क्या है कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस है, ठीक है ना। तो इस सोशलिस्ट के बारे में हम कहां पढ़ेंगे, सोशलिज्म के बारे में कहां पढ़ेंगे, ठीक है ना, इसके बारे में बताता हूं। सोशलिज्म के बारे में हम डीपीएसपी में देखेंगे, ठीक है। जब हम डीपीएसपी चैप्टर पढ़ेंगे तो उसके अंदर इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक आपको आइडिया लग गया कि आपको पता भी होगा कि सोशलिस्ट का क्या मीनिंग होता है, ठीक है ना। तो ये इक्विटेबल, यहाँ पे एक लाइन, एक वर्ड मतलब थोड़ा इंपॉर्टेंट आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैं बाद में आपको बताऊंगा, ठीक है ना। इक्विटेबल और फेयर में डिफरेंस बाद में बताऊंगा, ठीक है ना। ये इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस है, ठीक है। और ऐसा बोल सकते हैं कि ये कलेक्टिव वेलफेयर की बात करता है ओवर द इंडिविजुअल प्रॉफिट, ठीक है ना। तो समझ में आपको आइडिया लग गया होगा, ठीक है। आइए हम अगले वर्ड्स को थोड़ा सा देखते हैं कि क्या है। अगला जो हमारा वर्ड है वो है सेक्युलर, ठीक है। बेसिकली इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड करना चाहूंगा, ठीक है ना। एक तो वेस्टर्न फॉर्म में और एक हमारे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। तो सेकुलर का मीनिंग तो आप सभी को पता होगा, ठीक है ना, लेकिन मैं यहाँ पे अभी स्टेट के पर्सपेक्टिव से बात करूंगा, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि मैं जब यहाँ पे स्टेट बोल रहा हूँ ना, तो स्टेट से मतलब हमारा कोई राज्य नहीं है ना। स्टेट का मतलब हमारा इंडिया है। यहाँ पे जब हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो उसका द वेरी फर्स्ट आर्टिकल, आर्टिकल 12, इट डिफाइंस कि इसका मीनिंग क्या होता है, किसका, स्टेट का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। तो आर्टिकल 12 में हम लोग देखेंगे कि स्टेट क्या होता है। तो सेकुलर जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे वो बेसिकली इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, मतलब एक नेशन के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, ठीक है ना। तो क्या हो सकता है, कोई स्टेट दो काम कर सकता है। एक तो बोले कि मेरा रिलीजन से कोई भी नाता नहीं है, ठीक है, मुझे कोई मतलब नहीं है कि आपका क्या रिलीजन है क्या नहीं है, और वो बिल्कुल अपने आप को डिसइंटीग्रेट कर ले रिलीजन से, ठीक है ना। वो बेसिकली वेस्टर्न फॉर्म है, ठीक है। हमारा जो इंडिया का जो फॉर्म है वो क्या है, तो हम जो हमारे इंडिया है वो सभी रीजन को इक्वली रेस्पेक्ट करती है, ठीक है ना। दूसरा जो इसका है कि ये किसी भी एक रिलीजन को प्रेफरेंस नहीं देता है, सभी रिलीजन को इक्वली ट्रीट करता है, ठीक है ना। तो हमने देखा कि इंडिया का जो मेन दो चीजें है वो ये है कि हम सभी रिलीजन को इक्वली रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है ना, और सभी रिलीजन को हम एक समान रूप से देखते हैं, ठीक है ना, किसी एक रिलीजन को हम प्रेफरेंस नहीं देते हैं, ठीक है। तो आपको सेकुलर का मीनिंग स्टेट के कॉन्टेक्स्ट में समझ में आ गया होगा। जो हमारा अगला वर्ड है वो डेमोक्रेटिक है, ठीक है। डेमोक्रेटिक ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। जब भी हमारे मन में डेमोक्रेसी आती है तो क्या मन में आता है कि हम वोट देने जा रहे हैं, हम गवर्नमेंट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है।
तो ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है यहाँ पे, ठीक है ना, कि डेमोक्रेटिक क्या कहना चाह रहा है हमारा प्रियम्बल, ठीक है। और यहाँ पे अभी सबसे ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है तो वो है रिपब्लिक वर्ड को समझना, ठीक है ना। रिपब्लिक बेसिकली होता क्या है, ठीक है ना। तो पॉलिटिकली और बोले कि पॉलिटिकल जो सोवरेनिटी है, पॉलिटिकल सोवरेनिटी किसी भी कंट्री की, इट लाइज इन द हैंड ऑफ पीपल एंड नॉट इन एनी इंडिविजुअल और अ किंग, ठीक है। तो जैसे कि एक एग्जांपल आपको बता रहा हूं, अगर हम बात ब्रिटेन की करें, ठीक है, तो ब्रिटेन एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल लिया जाता है किसके कॉन्टेक्स्ट में, तो डेमोक्रेसी के कॉन्टेक्स्ट में बोला जाता है कि ये बहुत ही अच्छा डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है। बट क्या वो एक रिपब्लिक कंट्री है? नहीं, ब्रिटेन जो है वो रिपब्लिक नहीं है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल जो सोवरेनिटी है वो वहां के किंग में लाई करती है, ठीक है ना, समझ रहे हैं। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो जो हेड ऑफ द स्टेट है यानी कि प्रेसिडेंट, ये लोगों के द्वारा इलेक्टेड है, ठीक है। वो डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं है बट हमारे रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा इलेक्टेड है, तो वो एक तरीके से मतलब डायरेक्टली ही हुआ, ठीक है। तो हमने देखा कि रिपब्लिक का मीनिंग क्या है ना। तो क्या इंडिया इज ए रिपब्लिक? यस, इंडिया इज ए रिपब्लिक कंट्री, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट जो टर्म्स हैं, जो मैंने प्रोमिसेस के बारे में बोला था, ऑब्जेक्टिव के बारे में, उसमें से पहला है जस्टिस। गिव मी अ मिनट। तो यहां पे जो जस्टिस है ये किन जस्टिस की बात करता है? पॉलिटिकल जस्टिस की बात करता है, ठीक है। ये सोशल जस्टिस की बात करता है, ये इकोनॉमिक जस्टिस की बात करता है, ये इन तीन जस्टिस की बात करता है, ठीक है ना। तो पॉलिटिकल जस्टिस एक्चुअली होता क्या है कि सभी के पास में वो लैडर, जो अपर जो लैडर है वहां तक पहुंचने का सभी के पास में राइट है। एक आम इंसान भी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, क्या ऐसा है? तो वो पॉलिटिकल जस्टिस है। हाँ ऐसा है, एक आम इंसान भी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, मतलब कि सभी को एक अपॉर्चुनिटी हो वहां तक, एक अपर लेवल तक में पहुंचने का, सभी को एक इक्वल अपॉर्चुनिटी हो, ठीक है ना, उसी को हम जस्टिस बोलेंगे पॉलिटिकल सेंस में, मैंने आपको बताया। सोशल सोशल सेंस में अगर आप सोशल जस्टिस की बात करेंगे, ठीक है ना, तो बेसिकली ये फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है ना। मैंने यहां पे ये नहीं कहा कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, क्योंकि मैं जैसे ही इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज की बात करूंगा तो इक्विटेबल जो है वो सोशलिस्ट की कैरेक्टर है, ठीक है। वो इसकी कैरेक्टरिस्टिक होगी, ठीक है ना। जब मैंने बोला था कि मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा, तो मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूं कि ये फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज की बात करता है, ठीक है। यहाँ पे सोशल जस्टिस में जो मार्जिनलाइज सेक्शन है उसकी अपलिफ्टमेंट की बात होती है, ठीक है ना। जैसे कि वेमेन और डिफरेंटली एबल्ड पीपल हैं, चिल्ड्रेन हैं, इनकी अपलिफ्टमेंट की बात होती है। तो सोशल जस्टिस क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। इकोनॉमिक जस्टिस अगेन सेम थिंग, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस, सभी के पास में इक्वल इनकम अपॉर्चुनिटी हो, तो वो इकोनॉमिक जस्टिस में आएगा, ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि अच्छा सबसे पहले कि जस्टिस हम कहां पढ़ेंगे, ठीक है। तो जस्टिस हम अगेन डीपी एसपी के अंदर जब हम इनको डिफाइन करेंगे, अच्छे से देखेंगे, तो इसको हम काफी डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। मैं सभी का आपको सोर्स बताते चल रहा हूं कि हम इसको कहां डिटेल, ये बस हम एक
छोटा सा आइडिया ले रहे हैं, इसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो जस्टिस के बारे में हमने देखा, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है वो है लिबर्टी, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है लिबर्टी। लिबर्टी का मीनिंग होता क्या है? एब्सेंस ऑफ एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट, एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट, ठीक है। तो क्या हमारे पास में बिल्कुल कोई रेस्ट्रेंट नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है, रेस्ट्रेंट है। जब हम फंडामेंटल राइट्स को पढ़ेंगे तो फंडामेंटल राइट्स के अंदर देखेंगे कि हमारे पास में क्या क्या लिमिटेशंस है, ठीक है। तो लिबर्टी का मतलब जो एक लिटरल सेंस में है वो यही है कि एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट हो, ठीक है ना। लिबर्टी के बारे में हम कहां पढ़ेंगे? आर्टिकल आर्टिकल 19 टू 22 के बीच में हम लिबर्टी को काफी अच्छे से देखेंगे। और काफी अच्छे से मेरा मीनिंग है कि काफी डिटेल में हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। और इक्वालिटी का मीनिंग आप बता सकते हैं? अगेन एब्सेंस ऑफ, बताइए क्या होता है? ठीक है, किसी भी स्पेशल, किसी भी पर्सन को कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। वही तो इक्वालिटी है, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी हो, सभी को, सभी के लिए एक समान अपॉर्चुनिटी हो, ठीक है ना। वही तो इक्वालिटी होता है। और इक्वालिटी को हम कहां पढ़ेंगे? इक्वालिटी को बेसिकली आर्टिकल 14 टू 19 में जब हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे तो आर्टिकल 14 टू 19 में हम इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत डिटेल से मेरा मीनिंग है कि लिटरली बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में हम लोग, ठीक है ना। तो इक्वालिटी, लिबर्टी और जस्टिस, ये हमने तीन चीज देख लिया। अभी जो आखिरी है वो ये है फ्रेटर्निटी, ठीक है ना। फ्रेटर्निटी का मीनिंग क्या होता है आप सबको पता होगा, ब्रदरहुड, ठीक है। तो हमारा प्रियम्बल बेसिकली ये बोलता है कि भाईचारा हो हमारे बीच में, ठीक है ना, ब्रदरहुड हो। ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इसको ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अगेन जैसा कि मैंने सभी के लिए बताया कि हम इसको कहां पढ़ेंगे, फ्रेटर्निटी को हम फंडामेंटल ड्यूटीज में पढ़ेंगे, ठीक है ना, वहां पे इसकी जिक्र है एक्चुअली, ठीक है। अब हम नेक्स्ट जो सेक्शन देखेंगे वो ये देखते हैं कि प्रियम्बल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं। इज प्रियम्बल अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसको समझने के लिए हमें सुप्रीम कोर्ट के डिफरेंट केसेस को लेना पड़ेगा, ठीक है ना। आइए एक एक करके हम अलग अलग केसेस को पढ़ते हैं, ठीक है ना। जो पहला केस हम लोग पढ़ेंगे वो ये है बेरुबारी केस, ठीक है। बेरुबारी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, ये 1960 का केस है। इस केस के अंदर बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रियम्बल जो है ये बहुत ही जनरल कैरेक्टरिस्टिक का है, ठीक है। ये एक बस प्रीफेस है, ये हमारे प्रियम्बल का, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया था, ठीक है, प्रियम्बल is not a part of our कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, ठीक है। हम अभी जो दूसरा केस पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए वही केस है, ठीक है। कि उससे कुछ क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं प्रीलिम्स में, हम जब इसके बाद में क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है, तो उसके बारे में भी डील करेंगे, ठीक है ना।
तो जो दूसरा केस है वो क्या है, केशवानंद भारती केस, ये 1973 का केस है, ठीक है। केशवानंद भारती केस के बारे में हम पूरे पॉलिटी में न जाने कितने बार पढ़ेंगे, ठीक है ना। केशवानंद भारती और बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में हम बहुत बार डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो केशवानंद भारती को हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये बेसिकली प्रियम्बल के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो प्रियम इस केस के हियरिंग के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया, वो बेरूबारी के केस में जो उनका स्टैंड था सुप्रीम कोर्ट का, उसको रिवर्स कर दिया, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसमें क्या बोला कि प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। हमने इसके पीछे वाले केस में क्या देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि प्रियम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने अपना स्टैंड चेंज किया और बोला कि प्रियम्बल जो है एक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, ठीक है। और इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने दो बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें बोली, उसको देखना थोड़ा जरूरी है, ठीक है ना। पहली जो बात बोली वो ये बोली कि इट इज मतलब कि प्रियम्बल की बात हो रही है, इट इज नाइदर अ सोर्स ऑफ पावर ऑफ लेजिस्लेशन नॉर प्रोहिबिशन टू इट। बोला कि प्रियम्बल जो है इट इज नाइदर अ सोर्स ऑफ पावर टू आवर लेजिस्लेशन, ठीक है। यहां लेजिस्लेशन का मीनिंग पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेशन कोई भी हो सकता है, उसका ये सोर्स ऑफ पावर नहीं हो सकता है और उसके ऊपर ये रेस्ट्रेंट भी नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला। और जो दूसरी जो इसमें बात बोली वो ये बोला कि प्रियम्बल इज नॉन जस्टिसिएबल, ठीक है। प्रियम्बल इज नॉन जस्टिसिएबल। नॉन जस्टिसिएबल का क्या मीनिंग है? नॉन जस्टिसिएबल का मीनिंग है कि इसे किसी भी कोर्ट में इन्फोर्स नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। आप प्रियम्बल को लेकर के सुप्रीम कोर्ट पता लगे पहुंच जाइए, ठीक है ना, और बोले कि प्रियम्बल में सोशलिस्ट वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है ना, फिर तो भाई अंबानी का जो वेल्थ है हमारे साथ डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। तो ऐसा नहीं है, ये जस्टिसेबल नहीं है। एक तो ये पार्ट था। और दूसरी बात ये है कि हमारा जो इंडिया है वो प्योरली सोशलिस्ट कंट्री नहीं है, ठीक है ना। ये बेसिकली गांधीज्म और मार्क्सिज्म का मिक्स है और हेवली लीन करता है गांधीज्म की तरफ, ठीक है ना। तो हमारा इंडिया प्योरली सोशलिस्ट नहीं है। यहाँ पे जो भी इम्पोर्टेंट जो जैसे कि रेलवेज हो गए हैं, ठीक है ना, तो जो भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो गवर्नमेंट ही डील करती है, बट स्टिल प्राइवेट प्लेयर्स की बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है इंडिया में, ठीक है ना। तो आवर कंट्री इज नॉट अ प्योरली सोशलिस्ट कंट्री, ठीक है। तो हमने देखा कि जस्टिसेबल का क्या मीनिंग है, ठीक है। तो ये नॉन जस्टिसेबल है, हमारा प्रियम्बल जस्टिसेबल नहीं है, मतलब कि किसी भी कोर्ट में इसको इन्फोर्स नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। और इसको आप थोड़ा ध्यान रखेंगे, क्वेश्चंस करते समय थोड़ा ये काम आएगा, ठीक है ना। जो हम तीसरा केस देखेंगे तीसरा केस है LIC ऑफ इंडिया केस 1995, ठीक है। अगेन सुप्रीम कोर्ट ने क्या जो केशवानंद भारती के केस में जो सेकंड स्टेटमेंट बोली थी कि इट इज नॉन जस्टिसेबल, वही चीजों को इसमें रिपीट किया दोबारा से कि कोई भी कोर्ट इंडिया का प्रियम्बल को इन्फोर्स नहीं कर सकता है, ठीक है ना। तो हमने इसको भी देखा, ठीक है। ये बेसिकली रीट्रेशन था, अपने स्टेटमेंट को रीट्रेट किया था
केशवानंद भारती का जो दूसरा वाला पार्ट हमने डिस्कस किया उसको इसने रीइटरेट किया, ठीक है ना। फोर्थ केस हम देखेंगे, ठीक है ना, लेकिन उसके पहले हम एक चीज देखते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, ठीक है ना, 42nd अमेंडमेंट एक्ट के 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, ठीक है, ये एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में भी बोलते हैं क्योंकि इसने बहुत सारी चीजों को चेंज किया है, वो हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इसको देखेंगे हम, ठीक है ना। तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंदर यहाँ पे 3 चीजें जोड़ी गई थी, ठीक है ना। जो पहला था वो था सोशलिस्ट, ठीक है, दूसरा सेकुलर एंड तीसरा इंटेग्रिटी। ये 3 चीजें जोड़ी गई थी, ठीक है। तो ये जो आप ध्यान रखेंगे कि इन 3 चीजों को जोड़ा गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंदर, ठीक है ना। तो हम जो फोर्थ केस अभी पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना, तो 2020 के अंदर कुछ ग्रुप ऑफ पीपल ने सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं, ठीक है ना, और वो ये बोलते हैं कि फोर्थ केस में हम देखते हैं, ठीक है ना, एक ग्रुप ऑफ पीपल सुप्रीम कोर्ट जाती है और ये बोलती है कि जो 2 वर्ड है सोशलिस्ट, ठीक है, ये आज के कॉन्टेक्स्ट में वैलिड नहीं है, ठीक है। इसका जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट ईयर अक्टूबर में दिया और सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों वर्ड्स को वैलिड बताया हमारे प्रियम्बल में, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों वर्ड्स को वैलिड बताया, ठीक है। तो हमने बेसिकली समझने की कोशिश किया है कि प्रियम्बल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं। इसको अलग अलग केसेस के फॉर्म में देखा, हमने ये भी देखा कि जो 2 वर्ड्स हैं उसको सुप्रीम कोर्ट का उस पर क्या कहना था, ठीक है ना। तो हमने इसको देखा, ठीक है ना। अभी हम थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं कुछ क्वेश्चंस को, ठीक है। आइए, पहला क्वेश्चन है द माइंड ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिफ्लेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। मैंने स्टार्ट ही किया तो बोला कि हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, ठीक है ना, ये मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मीनिंग है, हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की ही बात हो रही है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो इनका माइंड सेट है, जो माइंड था, वो किस चीज में रिफ्लेक्ट होता है, तो ऑफकोर्स हमारे प्रियम्बल में होता है। बहुत इजी क्वेश्चन है, 2017 के अंदर पूछा गया था। देखिए प्रियम्बल से जनरली जो क्वेश्चंस आते हैं वो काफी इजी होते हैं, ठीक है ना। तो आप थोड़ा इसको ध्यान से पढ़ लेंगे। आगे भी पॉलिटी में कुछ सेक्शन है जहां से क्वेश्चंस काफी इजी आते हैं। आर्टिकल 21 से आप क्वेश्चन काफी इजी आता है। पॉलिटी में आपका कोशिश होना चाहिए कि जितनी मैक्सिमम से मैक्सिमम आप क्वेश्चंस को सही करें। अगर आप पॉलिटी में गलती करते हैं तो थोड़ा सा आप रेस से बाहर हैं, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो चीज़ों को थोड़ा ध्यान से पढ़े, पॉलिटी को आप इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि सबका पॉलिटी अच्छा होता है, ठीक है। तो जो सबका अच्छा होता है तो हमारा भी अच्छा होना चाहिए, ठीक है। इसमें हम गलती करेंगे तो हम उन लोगों से ऑलरेडी पीछे हो जाएंगे, ठीक है ना। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव इज नॉट इम्बॉर्डेड इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने आपको बोला कि प्रियम्बल को बहुत अच्छे से पढ़ना होगा, ठीक है ना। आइए एक बार देखते हैं, पहले इनको पढ़ते हैं, ठीक है ना। ये बोल रहा है कि लिबर्टी ऑफ द थॉट्स, इकोनॉमिक लिबर्टी, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ बिलीफ। अगर हम प्रियम्बल को पढ़ते हैं, ठीक है ना, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, प्रियम्बल को जितना अच्छे से पढ़ सकते हैं पढ़े। इसको आप अपने रूम में लगा ले, इसको कहीं चिपका दे, इसको पढ़ते रहे जब तक कि याद ना हो जाए, ठीक है। प्रियम्बल आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे लिबर्टी में हम देखेंगे, ठीक है ना, कि लिबर्टी ऑफ थॉट्स की बात करता है, नंबर 1। ये एक्सप्रेशंस की बात करता है, ये बिलीफ की बात करता है, ये फेथ की बात करता है, एंड वर्शिप की बात करता है। क्या इसमें कहीं भी इकोनॉमिक लिबर्टी की बात हो रही है? नहीं। इसको आप डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, आपके एक एक वर्ड्स को जब एक एक आपने तो एक काम किया कि भाई जो जो हाईलाइटेड वर्ड्स है उसको बस पढ़ के चले गए, ठीक है ना, अंदर वाले चीजों को आपने पढ़ा नहीं, तो फिर क्वेश्चन तो आ गया, वहां तो आप फंस जाएंगे, ठीक है। इसलिए बोल रहा हूं कि इसमें जितने भी चीजें हैं सबको आपको पढ़ना पड़ेगा, सबको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो लिबर्टी ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप की बात करता है। इकोनॉमिक लिबर्टी की कहीं से भी बात नहीं करता है, ठीक है ना। सिमिलरली आपको जैसे कि फॉर एग्जाम्पल
मैं इक्वालिटी की बात करूं तो यहाँ पे इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी की बात हो रही है, ठीक है ना, उसको प्रमोट एमॉन्ग देम ऑल, ठीक है ना, सब कुछ आपको पता होना चाहिए। फ्रेटर्निटी में डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, ठीक है, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन की बात हो रही है, ठीक है ना, आपको सारे वर्ड्स पता होना चाहिए, ठीक है। जस्टिस में मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि सोशल जस्टिस की बात होती है, इकोनॉमिक जस्टिस की बात होती है, पॉलिटिकल जस्टिस की बात होती है, ठीक है ना। बहुत ही इजी है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि जस्टिस मैंने ऑलरेडी बता दिया, 3, सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक, ठीक है ना। इक्वालिटी में आपको थोड़ा ध्यान देना होगा कि बस ये अपॉर्चुनिटी और 2 चीजें हैं, ठीक है ना। फ्रेटर्निटी में आपको थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, बाकी ये क्वेश्चंस में जस्टिस वाला पार्ट तो हमने देख ही लिया, ठीक है ना, सॉरी लिबर्टी वाला पार्ट तो हमने देख ही लिया, ठीक है। आपको अच्छे से पढ़ना है। आइए इकोनॉमिक लिबर्टी की बात नहीं करता है, ठीक है, नॉट है तो बी हमारा आंसर होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। कैसे इंटरेस्टिंग है मैं आपको बताता हूं। बोल रहा है कि द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमने क्या देखा केशवानंद भारती केस के अंदर कि यस इट इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड उसी केस के अंदर हमने देखा कि हैज नो लीगल इफेक्ट। तो भाई एक पर्सन आता है, इसको पढ़ता है और इसको सही मार के चला जाता है, ठीक है ना। यूपीएससी भी वही चाह रहा है कि आप इसको सही मार के जाएं, आगे के स्टेटमेंट्स को आप पढ़े ही नहीं, ठीक है ना। ऐसा नहीं करना है, क्वेश्चंस को एक बार अच्छे से पढ़े, क्योंकि हम एक्चुअली प्रीलिम्स का बेसिकली फंडा ये है ना कि हमें मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर को टिक करना है, ठीक है ना। तो ये मोस्ट एप्रोप्रिएट है कि नहीं हम आगे देखते हैं, ठीक है ना। दूसरा क्या बोल रहा है, नॉट ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो इसको हम पहले ही एलिमिनेट कर देंगे, ऑफ कोर्स पार्ट तो है ही। उसके बाद जो तीसरा है वो कहता है कि पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यस इट इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड हैज द सेम लीगल इफेक्ट एज एनी अदर पार्ट। क्या ये लीगल इफेक्ट है? बिल्कुल नहीं। हमने केशवानंद भारती केस के अंदर देखा कि इट इज नॉन जस्टिसिएबल, ये किसी भी कोर्ट में इसको इन्फोर्स नहीं कर सकते हैं, तो ये हमारा ये भी ऑप्शन गलत है, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन को हम पढ़ते हैं, ये कहता है कि अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यस, बट हैज नो लीगल इफेक्ट, यस। यहाँ पे जो एक्स्ट्रा लाइन ऐड है वो ये है कि इंडिपेंडेंटली ऑफ द अदर पार्ट, ठीक है ना, सेम लाइन है बस ये एक्स्ट्रा एडेड है, ठीक है। तो बेसिकली जो प्रियम्बल है तो ठीक है, भले वो नॉन जस्टिसिएबल है, लेकिन क्या ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं हमारे प्रियम्बल के लिए? उसका जो पहला पार्ट था वो क्या बोला था कि इट इज नाइदर द सोर्स ऑफ पावर टू द लेजिस्लेशन नॉर प्रोहिबिशन टू इट। तो ये प्रोहिबिट भी तो नहीं करता है ना, ये थोड़ी बोलता है कि प्रोहिबिशन तो नहीं लगाता लेजिस्लेशन के ऊपर, तो लेकिन पावर भी नहीं देता है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये जब हम दूसरे पार्ट से, कॉन्स्टिट्यूशन के दूसरे पार्ट से इसको कंपेयर करेंगे, तब हम बोल सकते हैं कि ये जस्टिसिएबल नहीं है इंडिपेंडेंटली ऑफ द अदर पार्ट्स, ठीक है ना। तो जो मोस्ट एप्रोप्रिएट हमारा जो आंसर होगा वो डी ही होगा, ठीक है ना। इसलिए अगर जिसने भी पहला स्टेटमेंट देख करके वो आगे बढ़ गए होंगे उनका गलत हो जाएगा, ठीक है ना। हमें मोस्ट एप्रोप्रिएट की तरफ जाना है, ये डी होगा। तो हमने आज प्रियम्बल को देखा, उसको समझा, ठीक है। मैंने पहले ही बोला कि प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक प्रीफेस है, तो प्रीफेस है तो इसके बारे में ऑफ कोर्स हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। मैंने हर जगह आपको बताया कि कहाँ पे इसको डिटेल में पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने अगर लिबर्टी के बारे में बोला तो लिबर्टी कहाँ से कहाँ तक पढ़ेंगे, तो आर्टिकल 19 to 22 के अंदर पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स में, ठीक है। तो ऐसे ही मतलब इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, तो आपको एक मोटा मोटा सा आइडिया लग गया कि हाँ प्रियम्बल है क्या, ठीक है। तो आप इसे रिवाइज करें, अच्छे से पढ़ें और इसके सारे जो वर्ड्स हैं सबको याद करें, सामने एक दीवार पे लगाए चिपका के इसको याद करें, ठीक है ना। चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू सो मच।